नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग के निशाने पर आई मोदी सरकार की, मोदी शाह को संसदीय समिति से लगे झटके की, अशोक गहलोत की गारंटियों से परेशान बीजेपी की, तेलंगाना में कांग्रेस की बढ़ती ताकत की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात उमर अब्दुल्ला के बड़े बयान की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने फिर मोदी सरकार को घेरा। कहा, पीएम मोदी महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं, महंगाई से राहत के नाम पर मोदी का लिफाफा खाली। आप सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा झटका, 10 नवंबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को सीबीआई का समन। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 634 अंक बढ़कर 63,782 पर हुआ बंद। निफ्टी 190 अंकों की बढ़त के साथ 19,047 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत के हर जिले में साल 2014 से लेकर अब तक की सरकारी उपलब्धियों का प्रचार करते हुए रथ यात्रा निकल रही है, और हर रथ यात्रा का प्रभारी भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस का एक अधिकारी है। वहीं अपनी सालाना छुट्टी पर घर आया हुआ एक भारतीय सैनिक स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां देगा। लेकिन मोदी सरकार के इस कार्यक्रम को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और देश की सीमाओं के रक्षक अब रथ प्रभारी भी बनेंगे। वो मोदी सरकार की सरकारी परियोजनाओं का बखान करेंगे और जन जन तक पहुंचाने के लिए गुणगान करेंगे। अब सरकार के लोक सेवक भी मोदी सरकार के प्रवक्ता बनेंगे। वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथी होंगे और सरकारी कार्यक्रमों का प्रचार करेंगे। भारत सरकार के स्तर पर यह पहली बार कराया जा रहा है। इसको लेकर वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग और रक्षा मंत्रालय ने सर्कुलर जारी कर सरकारी कर्मचारियों और नौकरशाहों को आदेश दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस आदेश को वापस लेने की अपील की है। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है, यह आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि 20 नवंबर 2023 से शुरू होने वाली प्रस्तावित विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए मंत्रालयों से जिला रथ प्रहरियों के लिए विशेष अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं। ये यात्रा उन निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं की जानी चाहिए जहां 5 दिसंबर 2023 तक आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव आयोग ने इसी महीने की शुरुआत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। चुनाव आयोग के आदेश के बाद सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2,55,000 ग्राम पंचायतों और लगभग 18,000 शहरी स्थानों में सरकारी पहल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को रथ शब्द से संबोधित नहीं किया जाएगा। चुनाव वाले राज्यों में जहां आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने की कोई योजना नहीं है। चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता हटने पर यात्रा शुरू होगी। पीएम मोदी बिरसा मुंडा जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर सूचना, शिक्षा और संचार वैन को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पहले ये यात्रा झारखंड के खूंटी जिले से आदिवासी जिलों के लिए शुरू होने वाली थी। देश भर के बाकी जिलों को 22 नवंबर से 25 जनवरी 2024 के बीच कवर करने की योजना थी। चुनाव आयोग और कांग्रेस के एक्शन से बीजेपी मुश्किल में है। मुश्किल में तो मोदी सरकार भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जल्द आईपीसी, सीआरपीसी कानूनों में बदलाव करने जा रही है, लेकिन गृह मामलों की संसदीय समिति ने अधिनियम में बदलाव को मंजूरी नहीं दी। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में आज आईपीएस कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए कानूनों को खत्म कर रहा है और नए आत्मविश्वास और नई आशाओं के साथ एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। तो इधर गृह मामलों की संसदीय समिति ने आज आईपीसी में बड़े बदलाव वाले तीनों बिलों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा
भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 शामिल है। विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी और विभिन्न विपक्षी दलों के दूसरे सदस्यों ने समिति अध्यक्ष से मसूदा रिपोर्ट पढ़ने के लिए कुछ और वक्त देने को कहा। कुछ सदस्यों ने विधायकों के नाम का मुद्दा उठाया। बैठक की अगली तारीख 6 नवंबर 2023 है। कांग्रेस के पी चिदम्बरम समेत विपक्षी सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष बृजलाल को पत्र लिखकर मसूदा रिपोर्ट का अध्ययन करने और अपने विचार दाखिल करने के लिए और समय मांगा है, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग विधेयक शामिल हैं। अब 6 नवंबर को होने वाली बैठक में भारतीय न्याय संहिता 2023 की 246 मसूदा रिपोर्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 247 मसूदा रिपोर्ट और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 की 248 मसूदा रिपोर्ट पर विचार कर उसे अंगीकार किया जा सकता है। संसदीय समिति ने 3 महीने तक इन तीनों विधेयकों की समीक्षा की और विधि आयोग समेत विभिन्न विशेषज्ञों से 11 बैठकों के दौरान राय ली गई। इन तीनों बिलों को 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। इन तीनों बिलों को भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक दंड प्रक्रिया 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंग्रेजों के बनाए कानूनों की जगह लाया जाएगा। संसदीय समिति के ऐतराज से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। झटका तो राजस्थान में बीजेपी को भी लगा है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है, लेकिन उससे पहले राज्य में ईडी का एक्शन तेज हो गया है, जिसे कांग्रेस पीएम मोदी का डर बता रही है। दूसरी ओर सीएम अशोक गहलोत ने विरोधियों को घेरने के लिए जो रणनीति बनाई है, उससे बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के सामने बीजेपी की हर रणनीति फेल होती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में ईडी सक्रिय दिख रही है, जिससे विपक्ष बीजेपी को प्रदेश में घेर रहा है। कांग्रेस के मंत्रियों पर लगातार ईडी कार्रवाई कर रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन को फायदा देने के लिए 5 और गारंटियों का ऐलान किया है। इनमें कॉलेज के पहले छात्र छात्राओं को फ्री लैपटॉप और टैबलेट, 15 लाख रुपए का मुफ्त बीमा भी शामिल है। ऑल पेंशन स्कीम लागू करने की बात सीएम गहलोत ने दोबारा दोहराई है। इसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर और हर परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना देने का ऐलान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन पहले कर चुके हैं। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि कल राजस्थान की महिलाओं को 2 गारंटियां दी थी, तो आज ईडी को भेज दिया। अभी 5 गारंटियां और देने जा रहे हैं। परसों तक ईडी की संख्या कम ना पड़ जाए। अब देखना होगा कि आगे राज्य में ईडी और एक्टिव होती है या फिर सीएम की बात गलत साबित होती है। राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू बरकरार है, तो तेलंगाना में कांग्रेस का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। तेलंगाना में बीआरएस अपनी सत्ता बचाने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से केसीआर की कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच बीआरएस और बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिससे सीएम केसीआर को जोरदार झटका लगा है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो चुका है। एक तरफ दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में हाल ही में मिली जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में जो सर्वे आए हैं उसमें तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। इस बीच बीआरएस में एक के बाद एक कई नेताओं के इस्तीफे भी हो रहे हैं और बीजेपी नेता कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बीआरएस से इस्तीफा देने वाले नेताओं की एक लंबी सूची है और उनमें से कुछ कांग्रेस पार्टी से टिकट पाने में सफल भी रहे हैं, जिसके बाद कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। कहा यह भी जा रहा है कि ज्यादातर नेता मौजूदा सदस्यों को टिकट देने की नीति के कारण परेशान थे और इसलिए उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया। दरअसल 9 बीआरएस नेताओं ने पार्टी से किनारा करते हुए कांग्रेस की सदस्यता ले ली। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी का कांग्रेस में स्वागत किया। साथ ही कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि। पूर्व मंत्री मोत्कुपल्ली नरसिम्हुलु, पूर्व सांसद कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी, पूर्व विधायक येनुगु रविंदर रेड्डी, पूर्व एमएलसी नेथी विद्यासागर, पूर्व एमएलसी संतोष कुमार, पूर्व एमएलसी श्रीमती अकुला ललिता, पूर्व एमएलसी कपिल वई दिलीप कुमार और नीलम मधु कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। गौरतलब है कि बीआरएस के नेताओं को भी इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी पार्टी गलत राह पर चल रही है, जिस कारण से बीआरएस में बगावत भी हो रही है और नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस तेजी के साथ बीआरएस पर बढ़त बना रही है। इधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी बीजेपी पर दबाव बना रही है। चुनावी साल में बीजेपी को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई नेता उसका साथ छोड़ चुके हैं, तो वहीं अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका देते हुए उसके विधायक हरकाली प्रोतिहर ने सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रोतिहर पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के कटुलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी का दामन थामा। टीएमसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि ये कदम लोगों की सेवा करने और मां माटी मानुष के अटूट आदर्शों को मजबूत करने की एक शानदार प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम तहे दिल से उनका तृणमूल कांग्रेस परिवार में स्वागत करते हैं। इस संघ के साथ हम अपने समुदायों में सकारात्मक बदलाव और प्रगति लाने के अपने मिशन में एकजुट हैं। साथ में बंगाल की भलाई के लिए हाथ में हाथ डालकर अथक प्रयास करने की प्रतिज्ञा करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। टीएमसी तो दावा कर रही है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के कई और विधायक और नेता पार्टी के साथ जुड़ने वाले हैं। इधर बीजेपी ने अब तक इस घटनाक्रम पर खामोशी अख्तियार कर रखी है। आपको बता दें कि बांकुरा एक ऐसा जिला है जहां बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि टीएमसी इस इलाके में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से विधायकों को खोना जारी रखा है, जब उसने 77 सीटें जीती थी और मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। 2021 में अब तक 7 बीजेपी विधायक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं और विधानसभा में बीजेपी के 67 विधायक ही बचे हैं। बीजेपी के घटते जनाधार से पीएम मोदी परेशान हैं, वहीं बीजेपी नेता महुआ मोइत्रा को परेशान करने में जुटे हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा ने आज एक बार फिर अपने तल्ख बयानों से बीजेपी नेता की बोलती बंद कर दी है। तो क्या कहा है टीएमसी सांसद ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। टीएमसी की फायर ब्रांड नेता और सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही। संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के मामले में महुआ चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही हैं। टीएमसी नेता ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। इस बीच बीते दिनों एथिक्स कमेटी की बैठक हुई और टीएमसी सांसद को 31 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन महुआ मोइत्रा ने 31 अक्टूबर की जगह पेश होने के लिए 5 नवंबर के बाद की तारीख देने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अध्यक्ष एथिक्स कमेटी ने 7:20 पर मुझे ईमेल किए गए आधिकारिक पत्र से बहुत पहले लाइव टीवी पर मेरे 31 अक्टूबर समन की खबरें आ रही थी। सभी शिकायतें और स्वतः संज्ञान संबंधी हलफनामे भी मीडिया को जारी कर दिए गए। मैं 4 नवंबर को अपने पूर्व निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र के कार्यक्रमों के समाप्त होने के तुरंत बाद पद छोड़ने के लिए उत्सुक हूँ। गौरतलब है कि महुआ के इन तेवरों से साफ दिख रहा है कि वो झुकने वाली नहीं है। वहीं टीएमसी सांसद का ये तल्ख तेवर भी बीजेपी की नींद उड़ा रहा है। महुआ मोइत्रा के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आमतौर पर राजनीतिक बोलते समय अपनी भाषा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। ताज़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा का है, जिन्होंने हाल ही में एक विवादास्पद बयान अपनी सम्माननीय सांसद हेमा मालिनी के ऊपर दिया है। समझा जा सकता है कि जब मंत्री जी अपनी ही सांसद के लिए ऐसे शब्द निकाल सकते हैं, तो आम महिला के लिए उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात उमर अब्दुल्ला की। 4 साल पहले मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था, राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया, लेकिन इस केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने का साहस अभी तक सरकार नहीं जुटा पाई है। चुनाव आयोग तो यहां तक कह चुका है कि वो कभी भी चुनाव कराने को तैयार है। मामला जम्मू कश्मीर का है, इसलिए सरकार की इजाजत भी जरूरी है और ये इजाजत कब मिलेगी, इस पर सवाल खड़ा होता है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि सरकार फैसला कभी नहीं ले पाएगी। तो आखिर क्यों उमर ने किया ये दावा, देखते हैं ये रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार को जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का साहस नहीं है और अगर संसदीय चुनाव कराना अनिवार्य नहीं होता तो ये चुनाव भी नहीं कराए जाते।
अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव होंगे, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल चुनावों के जो परिणाम आए हैं, अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो परिणाम वैसे ही आएंगे, क्योंकि दोनों ही जगह एक जैसी चुनौतियां हैं। उमर ने कहा कि आखिरी बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। हम 5 साल से राज्यपाल शासन के अधीन हैं। साल 2019 के बाद कई जरूरी सुधारों के दावे किए गए हैं। अगर ऐसा है तो चुनाव में देरी क्यों? अब्दुल्ला ने दावा किया है कि मतदाताओं का सामना करने को लेकर के डर के कारण मोदी सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है और पीएम मोदी सार्वजनिक रूप से दिखाते हैं कि उनमें आत्मविश्वास है, लेकिन उनके नेताओं में स्पष्ट रूप से हार का डर बना हुआ है। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि पीएम मोदी लोगों का सामना करने से कतराते हैं। संसदीय चुनाव से पहले कोई पंचायत, ब्लॉक विकास परिषद, जिला विकास परिषद, शहरी स्थानीय निकाय या विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। बीजेपी जनता की भावना से भली भांति परिचित है। संसदीय चुनाव कराना उनके लिए जरूरी है। अगर केंद्र के लिए ये जरूरी नहीं होती तो वे संसदीय चुनाव भी कतई नहीं कराते। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।